हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम का स्टूडेंट हो या बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हो, रेगुलर का स्टूडेंट हो या सोल का स्टूडेंट हो, उन सभी के पास एक मेन सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेसेस। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपका ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं आपको ये पांचों इसकी जो पांचों यूनिट है, 5 यूनिट आ रही है आपके सिलेबस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो उन पांचों यूनिट को कवर करवाने वाला हूँ एक एक करके वीडियोस के पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको इन पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीजें काफी डिटेल में कवर करवाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी जितनी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। वीडियोस इसकी पार्ट्स में आएंगी यूनिट वाइज, और यूनिट में भी पार्ट बनेंगे वीडियो के। काफी लंबी लंबी वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगा, आधे आधे घंटे की आपकी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट कवर करवाया जाएगा पार्ट्स में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये जो कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ मैं आपको, वो अपनी बुक में से कवर करवाने वाला हूँ, जो बुक क्रिएट करी हुई है हमने। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल मिलेगी परचेज करने पर, जिसके अंदर से मैं आपको सारी चीजें कवर करवाने वाला हूँ। इसके अंदर आपका जितना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कंटेंट दिया गया है, एक एक कंटेंट सारा कवर करा गया है। उसके अलावा आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए गए हैं यूनिट वाइज, और साथ में आपको 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाए गए हैं इसके अंदर। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं इन सारी चीजों को काफी डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमें यहाँ से एशियन से और इससे आगे का कंसेप्ट देखना है। इससे पहले का जो कंसेप्ट है वो 2 पार्ट्स में कवर करवा दिया है इस यूनिट का मैंने, और इससे पहले की जो यूनिट है वो पहले से चैनल पर अपलोड हो रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको वो अपलोड मिल जाएंगी। आज हमें देखना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हम शॉर्ट में एशियन भी कहते हैं। So the Association of Southeast Asian Nation is a regional intergovernmental organization that promote economic, political, security and socio-cultural cooperation among its 10 member countries in Southeast Asia। क्या बोला है? जो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल कॉपरेशंस को प्रमोट करता है, जो इसके 10 मेंबर कंट्रीज होंगे उनके बीच में। ASEAN was established on August 8, 1967 with the signing of ASEAN Declaration known as Bangkok Declaration in Bangkok, Thailand। जो एशियन है वो कहाँ स्टेबलाइज हुआ था? कब स्टेबलाइज हुआ था? अगस्त 8, 1967 में स्टेबलाइज हुआ था। इसे हम एशियन डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बाद एशियन स्टेबलाइज हुआ था। और किस प्लेस पर स्टेबलाइज हुआ था? तो वो है बैंकॉक, थाईलैंड में। The member countries of ASEAN include Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam। ये 10 कंट्रीज एशियन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है एशियन का? तो सेम, सभी के जैसा सेम ऑब्जेक्टिव है, प्रमोटिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो एशियन एम टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन थ्रू डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन। वही एम है इसका भी, जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करना, प्रमोट करना। इनहांसिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो एशियन सीक्स टू इनहांस इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग मेंबर कंट्रीज थ्रू इनिशिएटिव्स सच एज एशियन फ्री ट्रेड एरिया, द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, मतलब जो इन कंट्रीज की इकोनॉमीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन और इंटीग्रेशन करना, किसके थ्रू? एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब फ्रीली ट्रेड करवाना। एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई हुई है एक, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इन सारी चीजों की मदद से इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना इनकी मेंबर कंट्रीज के बीच में, ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट है फोस्टरिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो एशियन वर्क टुवर्ड फोस्टरिंग सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन बाय प्रमोटिंग कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशनल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। और क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? कि जो ये सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट है, इन जो कंट्रीज इसके अंदर आती हैं उनके जो रीजन्स हैं उनके अंदर सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी करा जाए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एशियन एम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया बाय एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड डिजास्टर एंड अदर इशू अफेक्टिंग द रीजन।
एशियन का एम क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इसका एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के बीच में। जो भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं और जो भी उन जगहों को अफेक्ट करते हैं इश्यूज, उन सभी को एक तरीके से सॉल्व करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेथनिंग रीजनल सिक्योरिटी। तो एशियन सीक्स टू स्ट्रेथन रीजनल सिक्योरिटी थ्रू कॉपरेशन और काउंटरिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि क्या जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में किसी भी टाइप का टेररिज्म ना रहे, कोई क्राइम ना रहे, कोई भी सिक्योरिटी वगैरह की इतनी अच्छी कर दी जाए कि उन कंट्रीज के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो, वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन। जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है वो किन किन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो नंबर 1 है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। तो एशियन मेंबर कंट्रीज रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल अफेयर। जो एशियन मेंबर्स कंट्रीज हैं, मतलब एशियन के अंदर मेंबर कंट्रीज होंगी, वो एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगी, उनके बीच में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रहेगी और कोई भी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये इसका पहला प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है नॉन इंटरफेरेंस। तो एशियन अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ मेंबर कंट्रीज एंड रिस्पेक्ट देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड डेवलपमेंट पैथ। वही नॉन इंटरफेरेंस क्या है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी और उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है और डेवलपमेंट का तरीका है उसकी रिस्पेक्ट करेगी। नेक्स्ट है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो एशियन प्रमोट द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन एंड अदर पीसफुल मींस इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व करने का एक प्रिंसिपल भी एशियन का ऑर्गेनाइजेशन का है कि उनकी जो मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व करा जाएगा। नेक्स्ट है कॉपरेशन एंड कॉन्सेंसनेस। तो एशियन ऑपरेट ऑन बेसिस ऑफ कॉपरेशन एंड कॉन्सेंसनेस बिल्डिंग अमंग मेंबर कंट्रीज टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड एडवांस शेयर्ड गोल्स। कॉपरेशन और कॉन्सेंसनेस का एक प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी मेंबर कंट्रीज देंगे उनके जो भी चैलेंजेस देंगे उन्हें एड्रेस करा जाएगा और उनके गोल्स जो भी हैं वो आपस में सभी को बताए जाएंगे ताकि वो उन्हें अचीव करने में उनकी मदद कर सकें। नेक्स्ट है ओपन रीजनलिज्म। तो एशियन प्रैक्टिस ओपन रीजनलिज्म बाय एंगेजिंग द एक्सटर्नल पार्टनर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन। एशियन का और क्या प्रिंसिपल है कि ये ओपन रीजनलिज्म रखेगा। किस तरीके से जो भी इनके एक्सटर्नल पार्टनर्स होंगे उनके साथ एंगेज होकर ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें प्रमोट करेगी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन और रीजनल इंटीग्रेशन। मतलब बाहर वाली जो कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर कंट्रीज नहीं है उन सभी के साथ भी एक तरीके से कनेक्शन अच्छे बनाए जाएंगे इसके थ्रू। ये था आपका एशियन का सारा कंसेप्ट। अब नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट, जिसे हम ओसम का भी बोलते हैं, यूएसएमसीए। द यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट इज अ ट्राइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट दैट गवर्न ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको एंड कनाडा। ये क्या है, एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 कंट्रीज होंगी, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको एंड कनाडा। जो कि क्या करता है, जो ये एग्रीमेंट है वो उसका काम ये है कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को गवर्न करना, मतलब उससे रिलेटेड लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाना और इनकी इकोनॉमिक रिलेशन को गवर्न करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। It was signed on November 30, 2018 and entered into force on July 1, 2020। ये कब साइन हुआ था? 30 नवंबर 2018 में साइन हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था एक तरीके से ये एग्रीमेंट लीगली? तो वो था जुलाई 1, 2020, रिप्लेसिंग द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता विच हैज बीन इफेक्ट सिंस 1994। और इसने किसे रिप्लेस कर दिया था? जो नाफ्ता, नेशनल नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसे इसने रिप्लेस करा। जो कि कब आया था? जो नाफ्ता था वो आया था 1994 में, उसे इसने 2020 के अंदर रिप्लेस कर दिया था। की फीचर्स क्या क्या हैं यूएसएमसीए के? तो मार्केट एक्सेस देगी। तो यूएसएमसीए प्रोवाइड इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेयरी, पोल्ट्री एंड एग। इट आल्सो इंक्लूड प्रोविजन टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। मार्केट एक्सेस क्या है? जो यूएसएमसीए है वो मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है किन किन चीजों के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए, डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए और एग्स वगैरह के लिए।
और डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स को भी प्रमोट करता है, उनके लिए प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है लेबर स्टैंडर्ड। तो यूएसएमसीए इंक्लूड प्रोविजन टू स्ट्रेंथन लेबर स्टैंडर्ड एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम वेजेस, वर्कप्लेस सेफ्टी एंड द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। और क्या बोला है कि जो ये यूएसएमसीए है वो लेबर स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके रखता है। लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में क्या क्या चीजें देखता है कि मिनिमम वेजेस है वो उसका जो भी ये मिनिमम वेजेस का एक लॉ है उसको फॉलो करा जाए, वर्क प्लेस की सेफ्टी रखी जाए, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग का राइट दिया जाए, ये सारी चीजें भी इसका एक फीचर है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यूएसएमसीए इंक्लूड कमिटमेंट टू प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑन एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जो यूएसएमसीए है वो और क्या चीज ध्यान में रखता है कि जो एनवायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन करी जाए और जो डेवलपमेंट करा जाए वो सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करा जाए, एयर की क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यूएसएमसीए स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट। जो यूएसएमसीए है वो और किन किन चीजों का ध्यान रखता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करी जाए, जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो यूएसएमसीए इंक्लूड अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म to address dispute between the member countries relating to interpretation और implementation of the agreement। जो इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे रिजॉल्व करा जाएगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म बना रखा है जिसके अंदर उनके डिस्प्यूट को इंटरप्रेट करा जाएगा और उनके एग्रीमेंट के तरीके से उनका सॉल्यूशन करा जाएगा। नेक्स्ट है सनसेट क्लोज। तो यूएसएमसीए इंक्लूड अ सनसेट क्लोज दैट रिक्वायर अ रिव्यू ऑफ एग्रीमेंट एवरी 6 ईयर विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट एडिशनल पीरियड। क्या बोला है यूएसएमसीए के अंदर एक सनसेट क्लोज है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है हर 6 साल के अंदर इसके एग्रीमेंट को रिव्यू करा जाता है और अगर उसमें कुछ और चीज ऐड करनी होती है तो उसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये था आपका यूएसएमसीए के बारे में पूरा कंसेप्ट। यहाँ पर आपका ये सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये रीजनल इंटीग्रेशन के तरीके थे, उनके जो एग्जाम्पल थे जो भी आपके सिलेबस में थे वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। अब है आपका कॉस्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने में क्या क्या नुकसान होता है। तो नंबर 1 है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। तो कंट्रीज में हैव टू गिव अप सम डिग्री ऑफ सॉवरेनिटी बाय एग्रीइंग टू कॉमन ट्रेड पॉलिसी, रेगुलेशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो कंट्रीज होती हैं उन्हें उनकी जो सॉवरेनिटी होती है उसका लॉस होता है क्योंकि उन्हें कॉमन ट्रेड की पॉलिसीज को, रेगुलेशंस को और इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है ट्रेड डाइवर्जन। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में लीड टू ट्रेड डाइवर्जन वेयर मेंबर कंट्रीज स्टार्ट ट्रेडिंग मोर विद ईच अदर एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज, पोटेंशियली लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। ट्रेड डाइवर्जन होता है क्योंकि क्या होता है रीजनल इंटीग्रेशन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके साथ ज्यादा ट्रेड करना होता है और जो नॉन मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके साथ आपको इतना ट्रेड नहीं करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट कॉस्ट। तो इंडस्ट्रीज that are not competitive within the regional bloc may face challenges, they have to compete with more efficient producer from other member countries। क्या बोला है ऐसी इंडस्ट्री जो कि कॉम्पिटिटिव नहीं है वो इसके अंदर चैलेंज फेस करती हैं क्योंकि उन्हें और कंपटीशन करना होता है एक एफिशिएंट प्रोड्यूसर जो कि दूसरी मेंबर कंट्री देंगी उनके अंदर अगर कोई उसी चीज का एफिशिएंट प्रोड्यूसर है तो फिर उसके साथ उनका डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल चैलेंज। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन पॉलिटिकली चैलेंजिंग एज कंट्रीज नीड टू अलाइन देयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन व्हिच कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू डिफरिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड प्रायोरिटीज। क्या बोला है पॉलिटिकल चैलेंजेस क्रिएट हो जाते हैं कई बार क्योंकि जो कंट्रीज हैं उन्हें हर कंट्रीज का अपना अलग अलग पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है, प्रायोरिटीज होती है, आइडियोलॉजीज होती है, लेकिन अगर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है तो उन्हें इन सभी के बारे में ध्यान रखकर कोई भी पॉलिसी या प्रोसीजर बनाना पड़ता है जो कि कई बार कन्फ्लिक्शन हो जाता है दो कंट्रीज के पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बीच में। ठीक है, ये इसके नुकसान होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। अब है आपका बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो नंबर 1 आता है इंक्रीज ट्रेड। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन लीड टू इंक्रीज ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज ड्यू टू रिएक्शन और एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर सच एज टैरिफ एंड क्वाटास। क्या बोला है जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उससे ट्रेड बढ़ जाता है मेंबर्स के बीच में, जो मेंबर कंट्रीज होती है उनके बीच में ट्रेड बढ़ जाता है क्योंकि इसके अंदर जो कई सारे ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टैरिफ क्वाटास होते हैं, उन्हें या तो एलिमिनेट कर दिया जाता है या बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो बाय क्रिएटिंग अ लार्ज मार्केट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलाउ फर्म टू बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लीडिंग टू लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज देंगी वो एक लार्ज मार्केट क्रिएट कर लेती हैं, जिसकी वजह से फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट होता है, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज कंपनी सीक्स टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्जर मार्केट एंड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय इंटीग्रेशन। क्या बोला है, जो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं ये ज्यादा एफडीआईज को क्या करते हैं, एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, कई सारी अच्छी कंट्रीज होती हैं जिनका जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, तो बाहर की जो कंपनीज होती हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं वो इनके अंदर इन्वेस्ट करने से डरते नहीं है, किसी भी टाइप का उन्हें रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। तो इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन लीड टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेंबर कंट्रीज। अब जब ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, तो उससे क्या होता है, रीजनल इंटीग्रेशन की मदद से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं मेंबर कंट्रीज के अंदर और उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है। नेक्स्ट है इनहांस्ड कॉम्पिटिटिवनेस। तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन हेल्प मेंबर कंट्री बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली बाय फोस्टरिंग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। क्या बोला है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो मेंबर कंट्रीज की हेल्प करते हैं ग्लोबली कॉम्पिटिट करने के लिए। किसकी मदद से, वो उनको अच्छी इनोवेशन प्रोवाइड करवाते हैं आपस में, एक दूसरी मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, स्पेशलाइजेशन आता है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, और वो सारी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिट कर पाती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो क्लोजर इकोनॉमिक टाइज थ्रू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्या होता है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की मदद से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो भी आ जाती है कंट्रीज के बीच में, जो पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं कंट्रीज के वो भी सुधर जाते हैं। तो ये थे आपके बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट है यहाँ पर ये यूनिट खत्म हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपके सिलेबस में दिया गया था जो आपको कवर करना था। होप सो आप सभी को वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।